नमस्कार मित्रों, ऑनलाइन लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। यहाँ हम कक्षा 10 हिंदी मीडियम में गणित सब्जेक्ट के प्रकरण नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद के बारे में चर्चा करेंगे। तो बहुपद के बारे में चर्चा करने से पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि बहुपद होता क्या चीज़ है। तो मित्रों, बहुपद में जैसे कि नाम में ही लिखा है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है बहु और दूसरा है पद। तो मतलब कि बहु का मतलब क्या होता है? एक से अधिक पद। तो जो बहुपद है वह एक से अधिक पदों से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पद क्या होता है। तो मित्रों याद रखिए कि जो पद होता है उसमें तीन चीज़ें आई होती है। जैसे कि मैं एक पद लिखता हूँ 2x की 3 घात, तो यहाँ पर तीन चीज़ें आई होती है। ठीक है, तो उसमें देखिए सबसे पहला होता है चर, जिसकी संख्या हम जानते नहीं है। चर नाम में ही जैसा पता चलता है कि ये जो चर है वो समय समय पर बदलता रहता है। अब चर के साथ दूसरा जो गुणाकार माया होता है उसे कहा जाता है सहगुणांक, और चर के ऊपर जो घात आई होती है उसे कहा जाता है चर की घात। अब किसी भी बहुपद के लिए चर x के बहुपद px में x की उच्चतम जो घात होती है उसे हम बहुपदी की घात कहते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि 4x + 2, यहाँ पर x की सबसे बड़ी घात कितनी है वो पहले देखिए। यहाँ पर x की सबसे बड़ी घात है 1, तो ये बहुपद की घात कितनी मानी जाएगी? 1 मानी जाएगी। उसी प्रकार से दूसरा बहुपद हम देखते हैं, जैसे कि 5x की 25 घात, उसी प्रकार से 4x की 2 घात + 3। तो यहाँ पर x की जो सबसे बड़ी घात है वो देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी x की घात कौन सी है? 25 है। तो ये बहुपद की घात भी कितनी मानी जाएगी? 25 मानी जाएगी। उसी प्रकार से हमें याद रखना है कि बहुपद की घात हमेशा अनिर्णीय शून्येतर संख्या होती है। अनिर्णीय शून्येतर संख्या से तात्पर्य क्या है कि वह हमेशा ऋण में होगा नहीं, हमेशा वो कैसा होगा? प्लस में होगा, और वह शून्य के सिवाय कोई भी संख्या हो सकती है। अब जैसे कि मैं बात करूँ 1/x - 1, तो यहाँ पर x बटे में है। अब x ऊपर जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये एक बहुपद माना जाएगा नहीं। उसी प्रकार से √x + 1 ये भी एक बहुपद माना जाएगा नहीं। अब उसी प्रकार से अब हम बात करते हैं बहुपदों के प्रकार के बारे में। तो हमें पता है कि बहुपद के एक से अधिक पदों के कारण उसमें अधिक पद बहुपद माने जाते हैं। तो अब उसमें एक प्रकार का बहुपद आता है जिसे कहा जाता है रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद के से क्या तात्पर्य है कि जिस बहुपदी की घात 1 हो उसे हम रेखिक बहुपद कहते हैं। मित्रों, इसे रेखिक क्यों कहा गया? तो देखिए याद रखिएगा कि जब हम इस बहुपद का आलेख बनाते हैं ना, तो वो एक सीधी रेखा मिलती है, जिसके वजह से हम लोग उसे रेखिक बहुपद नाम दिए हैं। नहीं तो इसे हम एक घात वाली बहुपद भी कह सकते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि 2x - 3, उसी तरह √3x + 5। तो यहाँ पर मित्रों आप देख सकते हो कि जो यहाँ पर x की मैक्सिमम घात है वह 1 है, 1 से बड़ी घात हो सकती नहीं है, इसलिए इसे हम लोग रेखिक बहुपद कहेंगे। अब रेखिक बहुपद का हमें व्यापक स्वरूप याद रख लेना है कि रेखिक बहुपद का व्यापक स्वरूप क्या आएगा? ax + b। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर a की जगह, पहले ही उदाहरण में आप देख सकते हैं कि a की जगह पर है 2 और x है, और -b की जगह पर है 3। तो इस प्रकार से यह रेखिक बहुपद का व्यापक स्वरूप माना जाएगा। अब मित्रों याद रखिए कि यहाँ पर जो पहला पद है, मतलब कि जो a है वो शून्य नहीं हो सकता। अगर वो शून्य हो जाता है तो पूरा बहुपद रेखिक बहुपद माना नहीं जाएगा। क्यों? देखिए, जैसे कि मैं 2x - 3 की मैं बात करता हूँ, ये एक रेखिक बहुपद है। अब यहाँ पर अगर मेरा a शून्य हो जाता है, मतलब कि ये जो 2 की जगह पर है वो अगर मैं वहाँ पे शून्य डाल देता हूँ, तो शून्य का मैं x के साथ गुणाकार करूँगा, तो हमें पता है कि कोई भी संख्या का शून्य के साथ गुणाकार करो तो उसका जवाब क्या आएगा? हमेशा शून्य ही आएगा। मतलब कि ये पूरा का पूरा पद हो जाएगा शून्य, और खाली बचेगा क्या? -3। अब -3 रेखिक बहुपद माना जाएगा नहीं। और हमें याद रखना है कि जो a और b है वो हमेशा r के अंदर में आता है, मतलब कि बिलोंग्स टू r, वास्तविक संख्या के अंदर में माना जाता है। उसी प्रकार से दूसरे प्रकार का बहुपद होता है जिसे हम कहते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जैसे कि आपको नाम से ही पता चल जा रहा है कि इसमें टोटल 2 घातें आई होती होंगी, इसके लिए इसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। तो जिस बहुपद की
घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। अब इसके उदाहरण कुछ है, जैसे कि 2x की 2 घात प्लस 3x प्लस 5। तो मित्रों यहाँ पर देखिए कि x की सबसे बड़ी घात कितनी है, तो देखिए यहाँ पर x की सबसे बड़ी में बड़ी घात है 2, तो मतलब कि बहुपदी की घात कितनी मानी जाएगी 2, इसलिए इसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे। अब इसका व्यापक स्वरूप हमें याद रख लेना है। इसका व्यापक स्वरूप है ax² प्लस bx प्लस c। अब मित्रों याद रखिए कि यहाँ पर जो आपका a है वो कभी शून्य नहीं हो सकता। देखिए अगर पहला पद अगर शून्य हो जाए, समझे कि यहाँ पर जो 2 है उसकी जगह पर 0x की 2 घात में लिख दूँ, तो 0 का मैं x के साथ गुणाकार करूँ, 0 का मैं किसी के भी साथ गुणाकार करूँगा तो उसका जवाब कितना आएगा, हमेशा 0। तो खाली बचेगा क्या हमारा 3x प्लस 5। अब 3x प्लस 5 है, ये द्विघात समीकरण माना जाएगा नहीं, ये द्विघात बहुपद नहीं है। ये कैसा बहुपद माना जाएगा, ये माना जाएगा रेखिक बहुपद हो जाएगा। इसलिए कभी भी द्विघात बहुपद में a शून्य हो सकता नहीं है। और हमें याद रखना है कि उसमें a, b और c वो हमेशा एक वास्तविक संख्या के अंदर में आएंगे, मतलब कि वास्तविक संख्या की कोई भी संख्या आ सकती है। उसी प्रकार से अब बात करते हैं हम लोग त्रिघात बहुपद के बारे में। तो त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, तो जिस बहुपद की घात 3 हो उसे हम कहेंगे त्रिघात बहुपद। नाम में ही पता चल जाता है कि कैसा बहुपद होगा। अब इसके कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे कि 2 माइनस x की 3 घात माइनस x का प्लस x²। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर x की सबसे बड़ी घात कितनी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x की सबसे बड़ी घात 3 है, तो मतलब कि ये बहुपद की घात कितनी मानी जाएगी 3, और इसे हम लोग त्रिघात बहुपद कहेंगे। उसी प्रकार से m की 3 घात प्लस 1, तो यहाँ पर भी देखिए बहुपद की सबसे बड़ी घात कौन सी है 3, तो इसका हम कहेंगे त्रिघात बहुपद। अब इसका व्यापक स्वरूप हम देख लेते हैं। तो इसका व्यापक स्वरूप कुछ इस प्रकार से है कि ax की 3 घात प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब मित्रों याद रखिए कि यहाँ पर भी जो पहला पद है, मतलब कि a है, वो शून्य हो सकता नहीं है। अगर a शून्य हो जाता है तो वो x के साथ गुणाकार करेगा, और x के साथ कोई भी 0 का गुणाकार करेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो बाकी की जो संख्या बचेगी वो bx² प्लस cx प्लस d, ये तो कुछ द्विघात बहुपद जैसा रचना मानी जाएगी, वो त्रिघात बहुपद माना जाएगा नहीं। इसलिए हमें याद रखना है कि a कभी भी शून्य हो सकता नहीं है, और a, b, c और d हमेशा वास्तविक संख्या के अंदर आएंगे। यदि कोई p ऑफ x में x में कोई बहुपद है और वह k कोई वास्तविक संख्या है, तो p ऑफ x में x को k से प्रतिस्थापित करने पर वास्तविक संख्या p ऑफ x यह x बराबर k का एक मान कहलाता है। इसे हम समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि मैं समझ लेता हूँ कि मेरे पास कोई एक बहुपद है जिसका नाम है जो है 2x² माइनस 3x प्लस 4, और उसमें मैं x बराबर ले लेता हूँ 2। अब देखिए, अब चर में x की जगह पर मुझे लिखना है 2, तो अब x की जगह पर मैं 2 लिखता हूँ तो क्या आएगा कि p ऑफ 2 बराबर 2। अब 2 का स्क्वायर आ जाएगा। उसी प्रकार से जहाँ पर x है वहाँ पर 3, और x की जगह पर हम लिख देंगे 2, और उसके बाद हम 4 लिख देंगे। अब देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4, और 3 दूनी 3 वाइस 2 और 4। अब देखिए 2 चौक होता है 8, उसी प्रकार से 3 दूनी होता है 6 और 4 होता है। अब इसे हम सरल रूप देते हैं, तो देखिए 8 और 4 हम करेंगे तो हो जाएगा 12, 12 में से हम 6 निकालेंगे तो हमें मिलेगा 6। तो मतलब कि p ऑफ 2 का मान हमें कितना मिला 6, यह मेरा इसका बहुपद का मान माना जाएगा। अब हम देखते हैं कि बहुपद के शून्यों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। ज्यामितीय अर्थ से मतलब क्या कि हम उसे आलेखीय निरूपण करते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रैखिक बहुपद के बारे में कि रैखिक बहुपद में शून्यों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हमें समझ लेना है कि बहुपदी का शून्य कब कैसे मिलेगा। तो देखिए, हमें कोई भी बहुपद का शून्य हमें ज्ञात करना है तो हमें उस बहुपद को शून्य ले लेना होगा। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें कि ax प्लस b है, कोई मेरे पास ये बहुपद है, ये है मेरा शून्य। अब मैं इस बहुपद का शून्य मुझे ज्ञात करना है। तो देखिए, जो मेरा यहाँ पर b है बराबर के इस तरफ है प्लस, वो उस तरफ चला जाएगा दूसरी तरफ, तो वो हो जाएगा माइनस। उसी प्रकार से अब x
जो है यहाँ पर गुणाकार में है x के साथ। अब a को हम लोग बराबर के दूसरी तरफ भेज देंगे तो वो भागाकार में हो जाएगा, तो मुझे x की कीमत मिलेगी -b/a, जो मेरा शून्य होगा। और मित्रों याद रखिए कि बहुपद की जितनी घात होती है उसके शून्य भी उतने ही होते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ रैखिक बहुपद की, तो रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? 1। तो रैखिक बहुपद के अधिक से अधिक एक ही शून्य होंगे, एक से कम शून्य हो सकते हैं परंतु एक से अधिक शून्य हो सकते नहीं है। और वह एक अक्ष को खाली एक बार काटेगी, मतलब कि जितने शून्य होंगे उतनी बार वो एक अक्ष को काटेगी। अगर एक अक्ष को कोई बहुपद 3 बार काट रहा है तो उस बहुपद के मैक्सिमम 3 शून्य होंगे। अगर कोई बहुपद एक अक्ष को 5 बार काट रहा है तो उसके 5 शून्य होंगे। अब ये रैखिक बहुपद है, उसके शून्य कितने हैं? 1 है, तो वह एक अक्ष को भी कितनी बार काटेगा? एक ही बार काट सकता है, एक से अधिक बार काटेगा नहीं। उसी प्रकार से मैं बात करूँ द्विघात बहुपद के बारे में, तो द्विघात बहुपद जो होता है वह उसमें बहुपद की मैक्सिमम घात कितनी होती है? 2 होती है। तो मतलब कि वह एक्स अक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार काट सकता है? 2 बार काट सकता है कोई, परंतु ये जरूरी नहीं है कि वो 2 बार ही काटे, वो 1 बार भी काट सकता है, मतलब कि 2 से कम बार काट सकता है, लेकिन 2 से अधिक बार वो एक्स अक्ष को काट सकता नहीं है। इसमें हमें 2 चीज़ें याद रखनी है कि याद रखिएगा कि यदि द्विघात बहुपद में जो प्रथम पद है, मतलब कि ax² में जो a है, अगर वह माइनस में हो, यानी कि 0 से छोटा हो या फिर माइनस में हो, तो जो हमें उसका आलेख मिलेगा वो नीचे की तरफ खुलता हुआ परवलय मिलेगा। मतलब कि अगर पहला पद माइनस हो तो वो नीचे की तरफ खुलता हुआ परवलय मिलेगा। और उसी प्रकार से यदि पहला पद मतलब कि a वह प्लस हो या फिर 0 से बड़ा हो तो वह ऊपर की तरफ खुलता हुआ परवलय मिलता है। मित्रों याद रखिए कि बहुपद की जितनी घात होती है उस बहुपद के मैक्सिमम उतने शून्य हो सकते हैं, उससे कम शून्य हो सकते हैं परंतु उससे अधिक शून्य हो सकते नहीं है। जैसे कि मैं बात करूं त्रिघात बहुपदी के अधिक से अधिक 3 शून्य हो सकते हैं, 3 से कम शून्य हो सकते हैं लेकिन 3 से अधिक शून्य हो सकते नहीं है। उसी प्रकार से मैं n घात वाली बहुपदी की बात करूं तो उसके अधिक से अधिक n शून्य होंगे और वह x अक्ष को भी n बार काटेगा। अब हम गणित में प्रश्नावली 2.1 देखते हैं कि प्रश्नावली 2.1 कहना क्या चाहता है। तो देखिए इसमें हमारा पहला प्रश्न ऐसा है कि किसी बहुपद के p ऑफ x के लिए y बराबर p ऑफ x का ग्राफ आकृति 2.10 में दिया है। मतलब कि यहाँ पर कुछ हमें ग्राफ दिए गए हैं, वो y बराबर p ऑफ x का एक ग्राफ दिया गया है। तो प्रत्येक स्थिति में हमें p ऑफ x के शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो मित्रों याद रखिए कि p ऑफ x के शून्यों की संख्या ज्ञात करने का मतलब क्या है? मतलब यह कि वह p ऑफ x मतलब कि x अक्ष को जो ग्राफ में दिए गए रेखाएं हैं वो कितनी बार काट रही है वो उसके शून्य माने जाएंगे। तो पहला ग्राफ हम देखते हैं, तो यहाँ पर p ऑफ x के शून्य कितने माने जाएंगे वो देखते हैं। तो देखिए जो हमारा पहला ग्राफ है वो x अक्ष को कितनी बार काट रहा है सबसे पहले वो देखिए। तो यह x अक्ष को काट रहा है, एक भी बार नहीं काट सकता। देखिए ये सीधा सीधा निकल जा रहा है, वो x अक्ष को एक भी बार काट रहा नहीं है। तो यहाँ पर p ऑफ x के शून्यों की संख्या कितनी मानी जाएगी? शून्य मानी जाएगी। उसी प्रकार से हम दूसरा नंबर का ग्राफ देखते हैं। देखिए वो x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, तो आप देख सकते हैं कि वह x अक्ष को एक बार काट रहा है, तो इसलिए इसके शून्यों की संख्या हो जाएगी 1। उसी प्रकार से तीसरे नंबर का आप ग्राफ देखिए, तो वह एक अक्ष को अधिक से अधिक 3 बार काट रहा है, इसलिए इसके शून्यों की संख्या हो जाएगी 3। उसी प्रकार से चौथे नंबर के ग्राफ में आप देख सकते हैं कि p ऑफ x का जो ग्राफ है वह x अक्ष को अधिक से अधिक 2 बार काट रहा है, इसलिए इसके भी शून्यों की संख्या हो जाएगी 2। उसी प्रकार से पाँचवें नंबर पे हम देख सकते हैं कि जो ग्राफ है वह x अक्ष को 1, 2, 3 और 4 बार काट रहा है। इस प्रकार से इसके शून्यों की संख्या हो जाएगी 4। उसी प्रकार से जो छठे नंबर का ग्राफ है वह x अक्ष को कितनी बार काट रहा है देखते हैं। तो 1, 2, 3, यहाँ पर x अक्ष को वो 3 बार छू रहा है, तो इसके वजह से इसके शून्यों की संख्या हो जाएगी 3। इस प्रकार से आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं।